अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी हमने कल इसको रोका था कि जनाब सारा पढ़ते पढ़ते हमने जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड और फिर प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फ़ंड, हमने कहा फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर होते हैं और फिर बिल्कुल उसी तरह से क्या होते हैं जो है प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर होते हैं। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना बताता है कि इन दोनों में कहाँ कहाँ पे फ़र्क आएगा। तो कल मैंने रोक दिया था स्टूडेंट को, आज हम पढ़ने लगे हैं प्रोविजंस प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविजन रिलेटिंग टू द नेशनल असम्बली एंड अप्लाई टू द जो है प्रोविंशियल असम्बली। तो वो कह रहा है जहाँ पे मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट है तो उस जगह पे प्रोविंशियल असम्बली आपने लगा देनी है, यानी नेशनल असम्बली की जगह क्या लगा देना है, प्रोविंशियल असम्बली। हम कहते हैं ठीक है, ये वाली बात हमें समझ आ गई। वो कहते हैं जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ पे आप गवर्नर लगा देना है, जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे नेशनल असम्बली है वहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली है। दैट्स इट, ठीक है, ये सारे का सारा हो जाएगा। लेकिन जी अब इससे आगे जो है वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो हुआ ये है कि सारे फंड्स फेडरल के पास होते थे, प्रोविंसेस जो है वो रोते थे, वो कहते थे हमने अपनी पुलिस को खर्चा खुर्चा देना होता है, बाकी सारे खर्चे करने होते हैं डॉक्टर्स वगैरह का, तो हमें पैसे चाहिए। तो पीपीपी ने फिर ये कारनामा किया कि उन्होंने एनएफसी अवार्ड ये शुरू किया जिसको 18वीं तरमीम कहते हैं। तो इस दौरान फिर जो है जो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको उनका हिस्सा जाना शुरू हुआ, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि उनको उनका हिस्सा मिले। अब आगे वो लगाएं ना लगाएं वो एक अलहदा बात है, लेकिन कम से कम उनको एनएफसी अवार्ड में हिस्सा तो मिल रहा है, ठीक है। तो अब जनाब इसके लिए एनएफसी जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन बनता है, एक कमेटी बनती है जो कि डिसाइड करती है कि प्रोविंसेस को कितना हिस्सा मिलना चाहिए और कितनी एड मिलनी चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन हिस्सा एंड एड, हिस्सा ये है कि जैसे आपको पता है सर्विसेज पे जो टैक्स होता है वो प्रोविंसेस को जाता है, ये हिस्सा है। और अगर फिर भी उनके खर्चे पूरे ना हो तो गवर्नमेंट उनको फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से कुछ पैसे देती है, ये एड है, ग्रांट इन एड कहते हैं। खैर जहाँ से बात निकली थी वो जनाब हुआ इस तरह से कि जनाब ये फिर उनको देना शुरू हो गए। अब एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है फेडरल में, लेकिन प्रोविंसेस में उस पर टैक्स है। इसी तरह से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हैं, इमोल प्रॉपर्टी पे जो है वो टैक्सेस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारे के सारे कहाँ चले गए जनाब, प्रोविंसेस के पास। तो प्रोविंसेस जो है अपने पुलिस को, अपने डॉक्टर्स को, अपने टीचर्स को सैलरीज वगैरह देने के काबिल हुई, जो कि अच्छा था। खैर चलते हैं, तो फिर एक कमेटी बनती है, वो कमेटी होती है जिसमें जो है प्रेसिडेंट की उसमें पार्टिसिपेशन भी होती है। आपको पता है प्रेसिडेंट जो है वो एमएनए नहीं सेलेक्ट करते बल्कि एमपीए सेलेक्ट करते हैं, उधर से आता है, लिहाजा वो प्रोविंसेस का नुमाइंदा समझा जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो आपको पता है एमएनए वगैरह सेलेक्ट करते हैं। खैर क्लियर हो गया हमें। तो प्रेसिडेंट और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर और फिर प्रोविंसेस का जो है फाइनेंस मिनिस्टर और फिर गवर्नर की, उसमें अगर कोई और बंदा रखना होगा तो उसमें फिर गवर्नर की रज़ा शामिल होगी। खैर जी हमने पढ़ लिया। लें जी हम पहले जो है कमेटी बनती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और रेवेन्यू आपको पता है टैक्सेस और नॉन टैक्सेस वगैरह का होता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। ले जनाब हम पढ़ने लगे हैं बड़ी डिटेल के साथ। नेशनल फाइनेंस कमीशन 160 जो है वो सेक्शन है नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो हम अब एनएफसी, और जब एनएफसी दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं एनएफसी अवार्ड करना। खैर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफसी या हु मे बी द मेंबर ऑफ एनएफसी। नेशनल फाइनेंस कमीशन, कमीशन होती है, कमेटी होती है। खैर प्रेसिडेंट शेल नॉट इन्वॉल्व एक्सीडिंग जो है नॉट इंटरवल एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। तो 5 साल से ज़्यादा अरसे के लिए ये कमेटी नहीं होती, फिर चेंज हो जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल फाइनेंस कमीशन
एक कमेटी बनती है, कमीशन बनता है जिसको नेशनल फाइनेंस कमीशन कहते हैं, वो जनाब कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें शामिल होते हैं फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो है कौन से वाले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो फेडरल का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसमें शामिल होते हैं। सच पर्सन एज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, तो अगर मज़ीद कोई बंदे रखने हों, ठीक है, तो फिर वो प्रेसिडेंट ही रखता है, लेकिन किससे मशवरा लेते हैं। आज मुझे नींद भी आ रही है, शायद सब रात ट्रैवल करके आया हूँ, तो अगर मुझे जमाई आए तो आपने परेशान नहीं होना, ये ना खुद सो जाए। अच्छा लेकिन जी जो है कंसल्टेशन विद गवर्नर, हाँ ठीक है, हमें समझ पता है। ड्यूटी क्या है, ड्यूटी इसकी मेनली तो दो ही है, सूबों को कितना हिस्सा जाना है और सूबों को कितनी एड जानी है, ये दो हैं, एक दो और भी होंगी, वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। द ड्यूटीज़, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को बता रहे हैं कि भाई किसको कितना हिस्सा दो। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, भाई प्रोविंसेस को ये जाएगा टैक्स और फेडरल को जाएगा, जैसे इनकम टैक्स फेडरल को है और सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज वो प्रोविंसेस को है। पहली बात पता चल गई, डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलेगा। दूसरा, द मेकिंग ऑफ ग्रांट इन एड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंसेस, और अगर उनका हिस्सा पूरा नहीं होता तो उनको कितनी कितनी ग्रांट चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टैक्सेस अभी भी किसके पास है, फेडरल गवर्नमेंट। खैर आगे, द एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बोरोइंग पावर, ठीक है, कि अगर इनके फिर भी हिस्सा, नंबर 1 हिस्सा जाएगा, नंबर 2 उनको क्या जाएगा जनाब जो है नंबर 1 हिस्सा, नंबर 2 जो है उनको ग्रांट इन एड जाएगी प्रोविंसेस को, और तीसरा IMF वगैरह से, स्टेट बैंक से, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, दोनों कर सकती है, तो ये भी सारे। एनी अदर फाइनेंस मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो मेनली हमें पता चल गया नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या होता है, किस किस पे डिपेंड करता है, कंसिस्ट किस किस पे करता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की ड्यूटीज़ क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की ड्यूटीज़ क्या है। तो जनाब ये सारी चीज़ जो है ड्यूटीज़ ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन, नंबर 1 किसको कितना हिस्सा जाएगा, नंबर 2 जो है ग्रांट्स क्या होंगी, नंबर 3 अगर लोन लेना है, और एनी अदर मैटर, हमें ये तैयार हो गया, ठीक है। टैक्सेस रेज्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मजलिस शूरा, ठीक है, जो पार्लियामेंट्स हैं वो कौन कौन से टैक्सेस रेफर कर सकती हैं, टैक्सेस कौन से वाले जो ऊपर 2 में गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस कौन कौन से होंगे, रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट आर एज फॉलोज, इनकम पे टैक्स, कॉरपोरेशन पे टैक्स, और कौन से वाला, सेल्स पे टैक्स, परचेजेस पे टैक्स, इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, और जो है कोई भी अगर कह दे सच ड्यूटीज़ जो प्रेसिडेंट कह दे, सच टैक्सेस जो प्रेसिडेंट कह दे, ठीक है, ये टैक्सेस हैं जो मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट लगा सकती है। खैर आगे चलते हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन था। ओके, द शेयर ऑफ प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड ऑफ द नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल नॉट बी लेस देन द प्रीवियस अवार्ड, पिछली दफ़ा अगर सूबों को समझ लें पंजाब को 20 अरब रुपए दिए थे गए, तो इस दफ़ा 21 तो दे सकते हैं, 19 नहीं दे सकते। ओके, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अवार्ड, ठीक है, ये जो पैसे देने हैं सूबों को, इसको कौन मॉनिटर करेगा, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर और प्रोविंसेस भी, बाई एनुअली, साल में 2 दफ़ा, एंड ले देयर रिपोर्ट बिफोर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असम्बलीज। हाउसेज ऑफ द मजलिस शूरा वो कौन से वाले हैं, सेनेट और जो है तो सेनेट और नेशनल असम्बली में रखेंगे, और दूसरा प्रोविंशियल असम्बली में रखेंगे कि क्या बना, कोई किसी का अवार्ड कम तो नहीं है, किसी का अवार्ड ज़्यादा तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, उन्होंने रिकमेंडेशन की फलां को इतना दें, फलां को इतना दें, फलां दे दें। नेशनल फाइनेंस कमीशन ने प्रेसिडेंट शैल स्पेसिफाई शेयर ऑफ द टैक्स रिसीट्स, ठीक है, विच इज़ टू वैल्यूकेटेड द ईच प्रोविंसेस, उन्होंने कहा कितना कितना हर प्रोविंसेस को शेयर देना है। तो अब प्रेसिडेंट भी यही बात कर रहा है कि वो रिकमेंड कर रहे हैं दैट द शेयर शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस कंसर्न। अच्छा,
ये ज़रा इन दोनों का देखें, शेयर दोनों में फ़र्क देखें। द शेयर ऑफ द टैक्स रिसीट्स is to be allocated to the provinces and share shall be that share shall be paid to the गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस कंसर्न। ठीक है, तो दो करेगा। नंबर 1 शेयर कितना जाना है, और जो है इन दोनों में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क ज़रा देखिएगा। शेयर ऑफ टैक्स रिसीट मैं फिर से पढ़ता हूँ, मैं इसको वो करता हूँ, स्पेसिफाई करेगा द शेयर ऑफ टैक्स रिसीट which is to be allocated to each provinces and that share shall be paid to the government of the provinces concerned। ठीक है, नंबर 1 किसके सूबे को कितना हिस्सा देना है और उसकी गवर्नमेंट को देना है, किसी और को नहीं देना। ओके, फिर ये वाली बात पता चल गई। एक तो बताएगा कि शेयर कितना है और देना किसको है, मतलब गवर्नमेंट को देना है, जो भी गवर्नमेंट होंगे। ठीक है, जो भी उसका फाइनेंस मिनिस्टर जो भी उनका होगा। तो प्रेसिडेंट कहेगा जनाब शेयर कितना देना है। और तीसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, द शेयर दैट शैल नॉट पार्ट ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। आपको पता है जो फेडरल लेवल का जितने भी पैसे होते हैं तो वो किधर चले जाते हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। लेकिन अगर क्या हो जाए, एड दे देंगे किसको, प्रोविंसेस को, तो वो फिर नहीं जाएगा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। तो कुल मिला के मैंने कहा 2 तरह के पैसे जाते हैं प्रोविंसेस को। नंबर 1 एक प्रोविंसेस का शेयर, और नंबर 2 जैसे मैंने पहले कहा ग्रांट इन एड। तो पहले 2 पॉइंट में वो कह रहा है शेयर किसको देना है, कितना देना है, कितना शेयर देना है और किसको देना है, ये वाली बात क्लियर हो गई। और उसके बाद क्या कहता है कि शेयर शैल नॉट पार्ट फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, वो फेडरल के पास नहीं जाएगा बल्कि होगा गवर्नमेंट का। लेकिन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाने की बजाय किसको चला जाएगा, सूबों को। ग्रांट इन एड समझ लें। तो ये बता देगा। रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल बी लेड बिफोर द हाउसेज एंड प्रोविंशियल असेंबली। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन ने कहा है, वो सारी बात रख लेंगे। ओके, उसके बाद बिफोर एनी ऑर्डर रिगार्डिंग द शेयर ऑफ रिसीट द प्रेसिडेंट मे मेक सच अमेंडमेंट in the law relating to the distribution of revenue between federal government and provincial government as he consider necessary। तो पहले अवार्ड करने से पहले कोई भी वो अमेंडमेंट भी कर सकता है। जो है द प्रेसिडेंट मेक बाय द ऑर्डर जो है बाय ऑर्डर ग्रांट इन एड टू डू द सर्विसेज इन नीड ऑफ असिस्टेंट एंड सच ग्रांट शैल बी चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। मजीद भी कोई ग्रांट चाहिए तो वो किससे में जाएगी, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, लिहाजा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इस सारे को मैं सम अप करने लगा। प्रेसिडेंट नेशनल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद कहेगा किसको कितना जो है कितना टैक्स जाना है, किसको जाना है, और कौन सा जो टैक्सेस और रिसीट हैं जो प्रोविंसेस को जाएंगी और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स का पार्ट नहीं बनेगी। और जो है जो नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है वो नेशनल असेंबली और जो है सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली में रखी जाएगी। और अगर कोई लॉ में, कोई रूल्स में कोई चेंज करनी हो तो वो सदर साहब कर सकते हैं। और आखिरी बात जो कही है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो कहेगा कि भाई फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अगर और प्रोविंसेस को पैसे चाहिए तो भी वो दे दें, यानी टैक्स देंगे, ग्रांट देंगे, और इसके अलावा भी अगर कोई ग्रांट चाहिए होगी तो फिर मज़ीद ग्रांट भी दे देंगे। तो ये यहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ। तो ये अगर इसको मैं दोबारा से रिवाइज़ करूँ तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक बन जाएगा और आपको भी समझ आएगी। नंबर 1 नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन बनता कैसे है आपको पता है, उसमें जो है सदर कॉन्स्टिट्यूट करता है, 5 साल के लिए बनता है। सारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं फेडरल और प्रोविंशियल असेंबली वो उसके मेंबर होते हैं, कुछ और मेंबर भी हो सकते हैं। और वो कौन से हैं किसकी, जो है प्रेसिडेंट ही बताएगा कौन कौन मेंबर होगा, लेकिन रिकमेंडेशन होगी गवर्नर्स की। ओके, ड्यूटीज़ क्या हैं तो बताना है जनाब कितना टैक्स किसके पास जाएगा, कितनी ग्रांट जाएगी, और क्या वो कोई और बारोइंग भी कर सकते हैं बाहर से। उसके बाद क्या, टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कुछ टैक्स रेज करती है जैसे इनकम टैक्स, जैसे टैक्स ऑन सेल्स और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, और ड्यूटी या टैक्सेस एज जो है प्रेस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है,
कोशिश करें कि जो पिछले दफ़ा NFC अवार्ड दिया हो उससे NFC अवार्ड कम ना हो, ठीक है। और प्रोविंशियल और फेडरल जो है फाइनेंस मिनिस्टर वो इम्प्लीमेंट करते हैं और मजलिस शुरा को रिपोर्ट देते हैं क्या नेशनल फाइनेंस जो है उसमें ये पूरे पैसे दिए गए हैं या नहीं। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो इन बातों का ख्याल रखता है कि जनाब सूबों को पैसे जाएं, किसको देने हैं, ग्रांटी नेड पहली और दूसरी, फिर फर्दर ज़रूरत हो तो वो पड़े, और बाकी सारी जातें जो प्रेसिडेंट देखता है। अब जनाब आपने देखा होगा जैसे सुई गैस वगैरह छोटी जगहों से निकलती हैं, तेल के कुएँ KP के और बलूचिस्तान से निकलती हैं, तो फिर उनको उनका हक दिया जाना चाहिए। तो फिर ये एक और जो है 161 सेक्शन जो है या क्लास समझ लें, वो कहते हैं कि भाई जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है कुएँ पे उसके गैस के और तेल के, तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो सूबों को मिलनी चाहिए जहाँ पे वो मौजूद है, फेडरेशन को नहीं जानी चाहिए। नाम से ही ज़ाहिर है FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी किसके पास जाती है जी, फेडरेशन के पास जाती है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास जाती है। लेकिन वो कहते हैं जो कुओं पे गैस का कुआं हो, तेल का कुआं हो, इस पे जिस सूबे के अंदर वो कुआं होगा वहाँ पे मिलेंगे। फिर एक और बात करता है कि पावर जनरेशन प्रोजेक्ट के जो नेट प्रॉफिट हैं वो भी दिए जाए। तो गैस और तेल के कुएं के केस में वो FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात करता है, ठीक है। और जो है जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स है उनके नेट प्रॉफिट की बात करता है, ये भी उस सूबे को जानी चाहिए। तो अच्छी बात है, जिस सूबे से रिसोर्सेज निकले और उधर ही लगे। द नेट प्रोसीड ज़रा देखिएगा, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो मेरे ख्याल पानी से चलने वाले कोई मंसूबे होते हैं, खैर जो भी है गूगल कीजिएगा। नेट प्रोसीड ऑफ किससे, नेट प्रोसीड ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस चार्ज एट वेल हेड, कुएं के ऊपर जो चार्ज की जाती है, एंड रॉयल्टी कलेक्टेड बाय द, और उस कुएं की रॉयल्टी। अब दो बातें होगी, नंबर कौन से वाली, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और नंबर 2 रॉयल्टी कौन चार्ज करती है, फेडरल गवर्नमेंट, शैल नॉट पार्ट ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, एंड शैल बी पेड टू द प्रोविंसेस वेयर वेल हेड इज लोकेटेड। जहाँ भी कुएं का सर है यानी कुआं है जो है किसका, जहाँ भी कुआं है किसका जनाब वो नेचुरल गैस का, ठीक है, तो वो जहाँ भी लोकेटेड हो तो उस सूबे को जाएगी फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी, रॉयल्टी भी, ठीक है, हमें पता चल गया। द नेट प्रोसीड ऑफ द फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल चार्ज एट वेल हेड, कुएं के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होगी, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, अच्छी बात है, शैल बी पेड टू द प्रोविंसेस वेयर द वेल हेड इज लोकेटेड, ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है। तो जो गैस का कुआं है उसकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और रॉयल्टी फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगी, बल्कि किसकी जाएगी, प्रोविंसेस को जाएगी। और जो तेल का कुआं है उसकी सिर्फ जो है वो कौन से वाली फेडरल एक्साइज ड्यूटी किसको जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं जाएगी, बल्कि जिस प्रोविंसेस में वो कुआं होगा, वेल होगा, तो वहाँ पे जाएगी, ओके, ये वाली। और अगली बात कौन से वाली है, नेट प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम बल्क जनरेशन ऑफ पावर एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन शैल बी पेड टू द दैट प्रोविंसेस, तो जहाँ पे वो हाइड्रो पार्क होगा तो उसके नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट ऊपर बात हो रही है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की या रॉयल्टी, यहाँ से नेट प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आपको पता है। लें जी, सेक्शन 162 में फिर उसको जो NFC अवार्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो कहता है कि अगर अवार्ड में कोई चेंज हो, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कोई चेंज हो, कोई सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज के बारे में चेंज हो, यानी जो पैसे प्रोविंसेस को जा रहे हैं उसमें अगर कोई चेंज हो तो पहले सदर साहब से मशवरा लिया जाएगा। कौमी असम्बली यानी नेशनल असम्बली और सेनेट वगैरह उसके बारे में कानून तब तक पास नहीं कर सकते। ज़रा देखते हैं, फॉलोइंग बिल विल नॉट बी मूव्ड इन द नेशनल असम्बली विदाउट सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को आपको समझें
कि वो किसका नुमाइंदा है, वो जो ना फेडरेशन का नुमाइंदा है, और सॉरी उसका प्रोविंसेस का नुमाइंदा है। अ बिल विच इम्पोज वेरीज टैक्स प्रोसीड ऑफ विच एलोकेटेड टू द प्रोविंसेस को जो टैक्सेस दिए गए हैं, नेशनल असेंबली में कोई ऐसा बिल पेश नहीं होगा सदर से पूछ के जो उनको अफेक्ट करे। ओके, वेयर इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स। तो एग्रीकल्चर इनकम की आपको पता है डेफिनेशन आगे आने वाली है एग्जाम्शन के चैप्टर में, तो उसकी एक डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, ये ना हो क्योंकि वो क्या है, एग्जाम्प्ट है, उसकी एग्जाम्शन आप ख़त्म करना चाहते हो तो उसकी डेफिनेशन को ही चेंज कर दें, तो ये ऐसा नहीं होगा। अफेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑन विच मनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोविंसेस। तो कोई टैक्स आपको चेंज करना हो, कोई एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन चेंज करनी हो, या आप किसकी मीनिंग को चेंज करने लगे, कोई भी प्रिंसिपल को चेंज करने लगे हैं जो कि क्या करता है, प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, अफेक्ट करे, तो ऐसी सूरत में सदर से पूछे बगैर नेशनल असेंबली में वो बिल नहीं ला सकते, क्योंकि ये प्रोविंसेस के हक पे डाका डालने वाली बात होगी। ओके, प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन, ये सिंपल सी बात है, प्रोविंसेस जो हैं वो प्रोफेशन, ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स लगा सकते हैं। एक प्रोफेशनल टैक्स का नाम का एक है, वो सूबे वसूल करते हैं, वो वाकई लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं। ग्रांट आउट ऑफ द फेडरल और प्रोविंसेस में मेक ग्रांट ऑफ फॉर एनी पर्पस, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को ग्रांट देती है तो प्रोविंसेस भी किसी को ग्रांट दे सकते हैं, जैसे खुदा न खासा अगर सिंध में सैलाब आ जाए तो उसको पंजाब वाले ग्रांट दे सकते हैं, ये एम लिखी हुई है। एग्जम्पशन ऑफ सर्टन पब्लिक प्रॉपर्टी फ्राम द टैक्सेशन, 165 सेक्शन है, ये सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फेडरेशन की किसी इनकम या उसकी प्रॉपर्टी पे प्रोविंसेस टैक्स नहीं लगाएंगे, और प्रोविंसेस की इनकम पे कोई फेडरल टैक्स नहीं लगाएगी, ना इनकम पे ना प्रॉपर्टी पे। हाँ, मतलब बात समझ आ गई। एक प्रोविंसेस दूसरे प्रोविंसेस की इनकम पे या उसकी प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगाएगा। हाँ, एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस में जाके बिजनेस करता है, कोई कंपनी खोलता है, कोई कारपोरेशन, कोई एंटिटी, तो उसमें फिर टैक्स लगेगा। ठीक हो गया, ये इसका क्रक्स है, मैं आपको बताने लगा हूँ। Federal government is not liable to pay tax on its property or income under any act of provincial assembly। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है अंडर जो है प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, के तहत अगर कोई इनकम या प्रॉपर्टी है यानी प्रोविंसेस की, तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट जो है मैं उलट बोल गया हूँ, जो है अगर प्रोविंशियल असेंबली कोई टैक्स लगाती है किसको, फेडरल गवर्नमेंट को, उसकी प्रॉपर्टी या इनकम पे, तो इज़ नॉट लाइबल टू पे, कोई टैक्स वो पे नहीं करेगी। इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन प्रॉपर्टी और इनकम अंडर द एक्ट ऑफ जो है मजलिस शूरा या प्रोविंशियल असेंबली ऑफ अदर। तो एक सूबे पे फेडरेशन यानी फेडरल, या एक सूबे पे दूसरा सूबा किसी की इनकम पे टैक्स या प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगा सकते। हमें दोनों की समझ आ गए। इफ़ द ट्रेड और बिजनेस इज कैरिड ऑन बाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट आउटसाइड द प्रोविंस, जैसे पंजाब में कोई बिजनेस करे तो उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर पंजाब वाले सिंध में जाएं, द इनकम में बी टैक्स अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, तो फिर उस पर फेडरल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है, और कौन सी वे लगा सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है। वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन, जिधर पर लगाया जाएगा। तो अगर पंजाब सिंध में जाके बिजनेस करें, पंजाब में करे कोई टैक्स नहीं लगाएगा, पंजाब सिंध में जाके बिजनेस करें, ठीक है, तो फिर सिंध वाले भी टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि सिंध में आके बिजनेस किया, और जो है फेडरल भी उस पर टैक्स लगा सकती है, ठीक है। हाउएवर द फी फॉर सर्विसेज कैन बी इम्पोज्ड, देखें पंजाब की प्रॉपर्टी पे सिंध वाले टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन अगर पंजाब गया है सिंध में काम करने और सिंध वालों ने उनको कोई सर्विसेज दी हैं, ठीक है, तो वो सर्विसेज के पैसे तो चार्ज कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, हमें पता चल गया। आखिरी बात को दोबारा समझाता हूँ। पंजाब वाले गए वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको सिंध गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज चाहिए, लाइक उनको पानी चाहिए, उनको कोई पुलिस वाले बंदे चाहिए। अब इस सूरत में वो कहेंगे भाईजान हमें इनके पैसे दो, ये टैक्स नहीं है, सर्विसेज के तो चार्जेस हो सकते हैं ना।
लें जी आगे चलते हैं। पावर ऑफ मजलिस शूरा टू इम्पोज टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सर्टन कॉरपोरेशन। ठीक है, ज़रा देखते हैं। मजलिस शूरा कैन मेक द लॉ फॉर चार्जिंग टैक्स ऑन इनकम ऑफ ए कंपनी एस्टेब्लिश और ओन्ड बाय द फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कोई कंपनी बना ले तो फिर उस कंपनी पे तो टैक्स लगेगा। और कोर्ट ऑफ ऑर्डर इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट विच कॉन्फ्लिक्ट्स द अबव प्रोविजन शैल बी वाइड। अगर कोर्ट कह दे आप टैक्स नहीं लगा सकते या टैक्स लगा सकते हैं, ये ऊपर वाले जो रूल है उनके अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है वो नल एंड वाइड होगा, तो वो भी नहीं लगा सकते जहाँ पे जिसने रोक दिया। नीचे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, आपको पता है जो फेडरेशन के भी कुछ टैक्सेस होते हैं और कौन से होते हैं, प्रोविंसेस के भी कुछ टैक्सेस होते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं ज़रा, ठीक है। ज़रा देखिएगा, पावर ऑफ फेडरेशन जो है एरियाज़ वेयर फेडरल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट टू जो है लेवी टैक्स, यहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं और लगाए हैं। फॉलोइंग जो है फेडरल लेजिस्लेटिव टैक्स है, कौन से वाला? आपको पता है कस्टम पे टैक्स जो होता है वो फेडरेशन के पास जाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी फेडरेशन के पास जाती है, एक्साइज ड्यूटी फेडरेशन के पास जाती है, ठीक है। जो है साल्ट वगैरह पे, हाउएवर जो एक्साइज ड्यूटी है किस पे, जो है अल्कोहल, लिक्वर, अफ्यूम या इस तरह की चीज़ों पे जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो वो जनाब किस पे, फेडरल के पास नहीं होगी। अल्टीमेटली वो किसके पास जाएंगी, या तो होंगी नहीं या फिर किस पे होंगी, प्रोविंसेस के पास होंगी। लीजिए हमें पता चल गया कस्टम ड्यूटी जो एक्साइज के पास फेडरल के पास होती है, एक्साइज ड्यूटी फेडरल के पास होती है। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स आपको पता है प्रोविंसेस के पास चला गया, तो सिर्फ इनकम टैक्स जो है वो कौन लगा सकता है, फेडरल लगा सकता है, हमें पता है। टैक्स ऑन कॉरपोरेशन बिजनेसेस पे टैक्स भी कौन लगा सकता है, ठीक है, इनकम टैक्स जिसको कहते हैं वो भी कॉरपोरेशन पे यानी बिजनेस पे, एक इंडिविजुअल पे होता है, एक कंपनी पे होता है, तो कंपनी पे भी इनकम टैक्स कौन लगा सकती है, फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है। आपको पता है सेल्स टैक्स और परचेज़ जो है इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर, इन सब पे सेल्स टैक्स होता है, वो कौन लगाती है, फेडरेशन लगाती है। सर्विसेज पे नहीं, सर्विसेज वाला उधर चला जाएगा, ठीक है। साथ में लिखा हुआ भी एक्सेप्ट सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ये किस पे चला जाएगा, ये प्रोविंसेस के पास चला जाएगा। खैर आगे चलते हैं। टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट जो है लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन लगाएगा, तो कैपिटल वैल्यू पे जैसे 7E वाला है, 7E वाला टैक्स जो है वो किसका है, 7E वाला टैक्स कौन लगाता है, फेडरेशन। लेकिन आपको पता है कि जनाब अगर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वाला टैक्स हो तो वो कौन लगाता है, वो प्रोविंसेस लगाता है, आपको भी याद है, आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। खैर टैक्स ऑन ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल फॉर द यूज़ ऑफ फॉर यूज़ इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एजेंसी, तो ये रट्टा लगा लें, ये भी फेडरेशन ही करती है, ठीक है जनाब, करती होगी, हमें पता है। अच्छा, टैक्स एंड ड्यूटीज़ ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट मशीनरी एंड अंडरटेकिंग, कहीं पे सेल्स टैक्स लगाते हैं, कहीं पे प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगाते हैं, वो भी फेडरेशन, ठीक है। इसके अलावा जनाब ये जिस तरह से हाईवे वाला टैक्स है, NHA, ठीक है, इसी तरह से ये बंदरगाह वगैरह पे जो सी पोर्ट पे टैक्स होते हैं वो क्या कहते हैं, टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर कैरीड बाय रेलवे, सी, एयर, ये सारे, ठीक है। टैक्स ऑन जो है फेयर्स एंड फ्राइट, ये सारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी फेडरल लेवल की, तो वो भी सारे टैक्सेस इधर आते हैं, ठीक है। वो अब ज़रा देखिएगा यूजिंग अबव प्रोविजन, तो जो है गवर्नमेंट ने कौन कौन से टैक्स लगाए हैं ज़रा हम एक एक करके देख लेते हैं। इनकम पे यानी अदर देन एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन, मिनरल वगैरह, तो ये कौन से वाला ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये सारे जो टैक्स उसमें लगा देता है, ओके। टैक्स ऑन सेल्स, परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सेप्ट जो है सर्विसेज, टैक्स ऑन ड्यूटीज़, ये सारे, तो ये सारे के सारे किसके आते हैं, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज या कस्टम एक्ट, ये उनके तहत आते हैं। टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें शामिल नहीं है, तो कैपिटल वैल्यू टैक्स फाइनेंस एक्ट 1989 के तहत एक टैक्स बनाया गया, उसके तहत लगते हैं। लेकिन या प्रोविंसेस के पास भी वेयर एरिया जहाँ प्रोविंसेस टैक्स लगा सकते हैं, आपको पता है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस के पास है। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, आपको पता है वो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, वो भी किसके पास है। इस तरह से प्रोफेशनल टैक्स में आपको पहले बता दिया, प्रोफेशन पे टैक्स लगता है, वो भी इसी में है। टैक्स ऑन लग्जरी हाउसेस, बड़े बड़े घरों पे टैक्स लगता है, को प्रॉपर्टी टाइप का, वो भी है। प्रॉपर्टी टैक्स फिर नीचे आ गया, वो भी है।
और टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ लग्जरी व्हीकल, लग्जरी हाउस और लग्जरी व्हीकल पे अगर कोई टैक्स लगता है तो वो भी कौन लगाता है, प्रोविंशियल लगाते हैं। नहीं जी, उसके कुछ ये पास पेपर हैं, ये आपने करने हैं, तो हम जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे।